नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए शुरुआत करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की। इंदौर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। मेडिकल बुलेटिन में 165 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और अब तक 1372 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। 820 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 655 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 165 पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1372 पर पहुंच गई है। इनमें से 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 143 मरीज डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट चुके हैं। ये तीसरा मौका है जब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पहले भी 15 अप्रैल को 159 पॉजिटिव मरीज और 16 अप्रैल को 256 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। सोमवार को जांचे गए 820 सैंपलों में 165 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, यानी कि पॉजिटिव सैंपलों की संख्या 20% है। ये सैंपल जांच के लिए पुडुचेरी और अहमदाबाद भेजे गए थे। अभी कुछ और सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया के अनुसार 3 मौतों की पुष्टि होने के बाद मृतकों की संख्या 63 हो चुकी है। अब तक 143 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में 1189 पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। इसके अलावा संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में अब 1017 लोग हैं। कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक एक डॉक्टर की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निकली है, जिसकी ड्यूटी सबसे संक्रमित टाटपट्टी बाकल में लगी हुई थी। वहीं छतरीपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मी और एक प्राइवेट ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव आया है। उधर सेंट्रल जेल के 19 कैदियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी कैदी चंदन नगर के पत्थरबाज जावेद की बैरक के कैदी हैं। इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि अब MRTV अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा। इससे पहले अरबिंदो अस्पताल ने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया है और कोरोना के मरीजों को इससे काफ़ी फायदा बताया जा रहा है। उज्जैन में आज एक बार फिर मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तकरीबन 126 हो गई है। आज ताजा आंकड़ों में 7 ऐसे मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जो जिनमें पहले से ही क्वारंटाइन किए गए थे और इन मरीजों का आज जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉजिटिव निकले हैं। उज्जैन में अब तक जो है 30 से अधिक कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और लगातार मौत का आंकड़ा भी इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कल रात को जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें 20 से अधिक मौतों की यहाँ पर बात कही गई है। और एक बात और ये कि प्रशासन अपनी ओर से लाख दावे कर रहा है, लेकिन जो है कोरोना का जो संक्रमित एरिया है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पहले ये जो पूरा एरिया जो संक्रमण का क्षेत्र था वो पुराना उज्जैन हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़कर नए शहर की ओर भी चल पड़ा है और इसी को लेकर अब लगातार यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल में आज फिर लगभग 2 दर्जन कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन पॉजिटिव केसों की लिस्ट में हमीदिया के डॉक्टर्स के साथ ही 10 जमाती भी मौजूद हैं। साथ ही 5 और 10 साल का बच्चा भी शामिल है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वो घर के बाहर मास्क पहनकर ही निकलें। कोरोना आपदा में मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से बीजेपी युवा मोर्चा ने एक कैंपेन सेल्फी विद मास्क की शुरुआत की है। पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किए गए इस कैंपेन के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मास्क के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट की है। इस कैंपेन का मकसद लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करना है, ताकि कोरोना महामारी में वो अपना बचाव कर सकें। बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने ऐलान किया था कि आज सुबह 11 बजे से पूरे मध्य प्रदेश में सेल्फी विद मास्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत सभी कार्यकर्ता अपनी एक सेल्फी मास्क के साथ पोस्ट करेंगे। अगर वे चाहें तो सेल्फी के साथ अपना वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आम लोगों से भी इस तरीके से सेल्फी लेकर पोस्ट करने के लिए कहा गया था। इस कैंपेन की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सेल्फी लेकर की है और उसे सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया है। इस सेल्फी के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को संदेश दिया है कि कोरोना महामारी के बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। वे खुद भी मास्क लगाकर घर के बाहर निकलते हैं और इस अभियान का मकसद लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करना बताया गया है। कोरोना आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो भी शख्स घर के बाहर बिना मास्क के पाया जाएगा, सरकार उस पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब आयुष विभाग का सहारा लिया जा रहा है और एक और खास तरीके का तेल तैयार किया गया है जो आप अपने नाक में लगाने के बाद कोरोना के संक्रमण को भगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सीधे कोरोना वायरस जो अटैक है वो आँख, नाक और मुंह पर करता है और यहाँ पर यदि आप इन तीनों की रक्षा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना का वायरस के खतरे से आप बच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तरीके का तेल तैयार किया जा रहा है जिसकी मात्र 2 बूंदें आप अपने नाक में लगाएंगे और 24 घंटे तक इसका असर रहेगा कि कोई कोरोना का वायरस आपकी नाक के जरिए शरीर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा और इसको लेकर खास तरह का तेल तैयार किया गया है। आयुष विभाग के डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अड़ू तेल क्या खासियत है इसकी और वाकई में लगता है कि ये कारगर होगा कोरोना से निपटने के लिए? बिल्कुल, आयुर्वेद में नस्य का एक प्रोसेस होता है जिसमें पंचकर्म की प्रधान प्रक्रिया में से एक नस्य आता है। उसमें कोई भी तेल को नाक में डालते हैं अपन तो वो जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, साइनस होता है और थ्रोट होता है, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग करता है और ये WBC वगैरह को भी बढ़ाता है, इन्फेक्शन को काफ़ी क्योर करता है या वहाँ पे अगर टिश्यू कुछ डेथ हो गए हैं या पैथोजेनेसिस हो रही है उस पैथोजेनेसिस को भी रोकता है। जिला आयुष विभागों में इनको तेल की शीशियों को भेजा जा रहा है ताकि आम लोगों तक इस तेल को पहुंचाया जा सके जिसके इस्तेमाल से आप कोरोना के वायरस के खतरे से बच सकते हैं। जबलपुर में लागू हुए टोटल लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस टोटल लॉकडाउन में आम शहरवासियों के लिए कुछ ढील भी रहेगी। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने एक आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 28 अप्रैल से 3 मई तक टोटल लॉकडाउन की अवधि की छूट संबंधी संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश में आवश्यक सेवा वाले विभाग, नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रेल रक्षा विभाग एवं इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के उपयोग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले रखने की अनुमति रहेगी। आवश्यक वस्तुओं को दुकानों से होम डिलीवरी, सब्जी फल का हाट ठेलों से वितरण की व्यवस्था जो है वो यथावत जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ उचित मूल्य दुकानों को सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक खोले रहने की अनुमति दी गई है। टोटल लॉकडाउन में भले ही आम नागरिकों को छूट रहेगी, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो उन पर अर्थदंड भी किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में फंसे मध्य प्रदेश के 1,500 से ज्यादा मजदूरों की आज घर वापसी हुई है। हरियाणा और मध्य प्रदेश परिवहन की बसें इन मजदूरों को लेकर ग्वालियर पहुंची है, जहां इनका स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों की शिवराज सरकार की पहल के बाद वापसी हुई है। हरियाणा में फंसे करीब 1,500 मजदूरों ने मध्य प्रदेश सरकार से वापसी की गुहार लगाई थी। सीएम शिवराज ने हरियाणा सरकार से बातचीत की और फिर मंगलवार को हरियाणा परिवहन विभाग की बसों से एमपी के मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। हरियाणा परिवहन विभाग की करीब 40 बसों से 1,350 मजदूरों को ग्वालियर लाया गया। झांसी रोड स्थित मालवा कॉलेज में इन मजदूरों को ठहराया गया। यहाँ मजदूरों के भोजन और स्वास्थ्य परीक्षण के इंतजाम किए गए थे। ज़्यादातर मजदूर एमपी के टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, शिवपुरी, पन्ना, सागर, दमोह और कटनी जिले के रहने वाले हैं। मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद स्वस्थ होने पर परिवहन विभाग द्वारा जुटाई गई बसों से उनको गृह जिलों में भिजवाया गया। ग्वालियर लौटे मजदूरों ने बताया कि करीब 3-4 महीने से वो हरियाणा में मजदूरी कर रहे थे। इसी बीच लॉकडाउन होने के बाद वो बेरोजगार हो गए। हरियाणा से ट्रेन और बसें बंद होने के चलते वो पैदल ही एमपी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें रोक लिया और फिर उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी। प्रदेश सरकार की पहल के बाद आज घर वापसी पर इन मजदूरों ने बेहद खुशी जताई है। हरियाणा में फंसे मजदूर जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मजदूरों ने यहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घर वापसी के लिए धन्यवाद दिया। बैतूल में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को बैतूल पुलिस पिछले कई दिनों से प्यार से समझाइश दे रही थी, लेकिन जब लोग नहीं मान रहे हैं तो आज आखिरकार बैतूल पुलिस को सख्ती अपनानी पड़ी। 10 से ज्यादा बाइक चालकों को बैतूल पुलिस ने रोका। उनकी बाइक्स को एक रस्सी के सहारे एक लाइन में बांधा गया और फिर बाइक चालकों को उनकी बाइक लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च करवाया गया।
1 किलोमीटर तक पैदल मार्च करने के बाद कई बाइक चालकों को ये समझ तो आ गया कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद ज़रूरी है और अगर आगे भी वो इस तरह से उल्लंघन करेंगे तो शायद पुलिस इससे भी ज़्यादा सख्त रवैया अपना सकती है। बताना चाहेंगे कि बैतूल पुलिस पिछले कई दिनों से प्रयास कर रही थी कि लोग लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। उन्हें गांधीवादी तरीकों से समझाया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, उनकी आरती भी उतारी गई, लेकिन लोग ज़रा सी छूट मिलने पर लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि अगर इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाएगा तो आगे भी इससे ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए कोरोना सस्पेक्ट्स के मनोरंजन के लिए सरकार की ओर से एक अनूठी पहल की गई है। हम एक ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं जहां पर तमाम जो कलाकार हैं, चाहे वो संगीत के ज़रिए हों, अपने हास्य के ज़रिए हों, वो यहां पर मौजूद हैं और उन लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं जो इस क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो उन तमाम लोगों को भी दिखाएं जो यहाँ इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए हैं। दरअसल इस पहल के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो अपने क्वारंटाइन वक्त में अवसाद के शिकार ना हो, उनका मनोबल किसी तरीके से कम ना हो। पूरे दिन भर की दिनचर्या में थोड़ा सा मनोरंजन अगर उन्हें मिलता है तो फिर वो अपने आप को और बेहतर स्वस्थ रखने में सफल हो सकेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में जो मनोरंजन कर रहे थे, उन्हीं के शब्दों में अगर कोई अपील आप कर दें इस वक्त तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और जीत जाएंगे हम, ये हमें अपना पूरा विश्वास है। तो बोले भारत माता की। कोशिश यही है सरकार की कि इन्हें सुरक्षित रखा जाए क्वारंटाइन सेंटर्स में और इनका मनोरंजन किया जाए, ताकि जिस तरीके के अवसाद से ये गुजर रहे हैं, यहाँ इन्होंने कहा भी है कि वो घर जाना चाहते हैं अपने। निश्चित ही उन्हें जब अवधि पूरी हो जाएगी तो घर भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं उनके एहतियात के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके मनोबल के लिए ये एक कोशिश सरकार की ओर से की गई है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर का सिलसिला। लॉकडाउन के बावजूद राजधानी की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। न केवल सामान खरीदने के लिए बल्कि किसी न किसी बहाने से लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस द्वारा रोका जरूर जा रहा है, बावजूद इसके लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन ही बचे हैं 3 मई आने के लिए, जब लॉकडाउन एक तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि आगे बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, इन नियमों का पालन सही तरीके से लोग कर नहीं रहे हैं। अगर वाहनों की बात कर ली जाए, अगर दोपहिया वाहनों में भी लोग अगर चल रहे हैं तो 1 से अधिक लोग बैठे हुए हैं, जबकि नियमों के तहत दोपहिया वाहन में एक ही व्यक्ति चल सकता है। इसी तरीके से 4 पहिया वाहनों में भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर नियमों की ये अनदेखी लोगों को कहीं न कहीं भारी पड़ जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद तो है ही, साथ ही साथ यातायात पुलिस भी सड़कों पर दिख रही है, मैदान पर डटी हुई है। ऐसे लापरवाह वाहन चालक है जो कोविड-19 के संक्रमण को लेकर के गंभीर नहीं है और लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं और जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक राजधानी में 7,000 से अधिक वाहन चालक हैं, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है और 32 लाख रुपए का जुर्माना ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर वसूला जा चुका है। कमोबेश प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हाल है और यातायात पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है और जुर्माना वसूल रही है। कोटा से जो है बच्चों को लाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कवर्धा में जो 2 जगह बच्चों को क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसमें पहला बोडला है, वहाँ लड़कों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है और दूसरा जो है कवर्धा के जो कन्या शिक्षा परिसर है वहाँ जो लड़कियों को ठहरा गया है, उनकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जो है उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे जिलों के बच्चे हैं उनको अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है। प्रदेश में जो 2247 बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए 7 जो है सेंटर बनाए गए हैं जहाँ उनको ठहराया गया है और उनकी जो जांच पड़ताल की जा रही है उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। उसके बाद जो है
उनको उनके घर भेजा जाएगा। और इसमें प्रमुख वजह यही रही कि एक दूसरे के बच्चों को दूसरे जिले में हटाया जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही थी कि उनसे मिलने जुलने वालों की संख्या काफ़ी कम रहे, उनसे लोग जो है दूरी बना रहे। इसी वजह से जो है एक जिले के बच्चों को दूसरे जिले में ठहराया जा रहा है और उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और छत्तीसगढ़ जो है जो कमरधई है वहाँ MP के रास्ते जो है ये बच्चे जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनको क्वारंटाइन करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पुलिस प्रशासनिक मामला खास विभाग की टीम इसमें लगी हुई है। छत्तीसगढ़ से राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए गए छात्रों की अब वापसी आरंभ हो गई है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार बसें जो है उनको लेने के लिए रवाना हुई थी। उसके तहत में आज दुर्ग जिले में यहाँ पर बच्चे आने लगे हैं। यहाँ पर बच्चों को रुकने के लिए 2 सेंटर बनाए गए, जिसके तहत रुंगटा कॉलेज का चयन किया गया। इसी के साथ में दुर्ग में जो है वो विज्ञान विकास केंद्र, यहाँ पर इस तरह से 2 सेंटर बनाए गए, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को अलग अलग रखने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज करीब 7 बसों से ये राजस्थान से बच्चे पहुंचे हुए हैं, जिन्हें आज पूरी एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें बसों से उतारा। उसके बाद में उन्हें सैनिटाइज किया गया और जो भी इसमें प्रक्रिया में होता है, जो एहतियात के तौर पे जो बरता जाता है, वो तमाम प्रक्रियाएं की गई। और इसके साथ में करीब 280 गर्ल्स जो हैं जो आज विज्ञान विकास केंद्र में रुकेंगी। इसी तरह से रुंगटा कॉलेज में बात किया जाए तो रुंगटा कॉलेज में बॉयज़ लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर करीब 220 बॉयज़ हैं। तो इस तरह से टोटल जो बात किया जाए तो दुर्ग में जो है वो करीब 500 बच्चे यहाँ पर रुके हुए जो सरगुजा संभाग के हैं। इसके साथ साथ में जो लोग वहाँ उनको लेने के लिए गए थे उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा। करीब 14 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग स्थानों का चयन किया गया है। इसी तरह से जो बस ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं, इसके साथ में और भी जो अन्य लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो उनमें भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। खासतौर पर इस बात किया जाए भिलाई और दुर्ग की, जहाँ पर बच्चे रुके हुए हैं, इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। खासतौर पर जिस तरह से गर्मी का समय है तो देखते हुए इसको कूलर की व्यवस्था की गई है और साथ ही खाने पीने से लेकर सोने और बेड की तमाम व्यवस्था की गई है। दुर्ग जिला कलेक्टर ने ये स्पष्ट किया है कि अभी किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और छात्रों का भी है वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस समय पूरा देश लॉकडाउन में है और लॉकडाउन के चलते सब लोग घरे में बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मजदूर है ये राजस्थान के है, करीबन 96 मजदूर बताए जा रहे हैं और ये सीधा घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन ये अभी कांकेर नरहरपुर में रुके हुए हैं। यहाँ रुकने के बाद यहाँ के जो प्रशासन है उनके लिए रहने खाने के लिए तमाम व्यवस्था कर दी है। आप देख लीजिए यहाँ पर साग सब्जी से लेकर यहाँ दाल चावल अब देख रहे हैं, ये दाल भी बना रहे हैं और तमाम जो खाने पीने कोई तकलीफ इनमें नहीं है। तमाम जो सरकार है इनको रहने खाने का पूरी व्यवस्था कर दिया, ताकि ये भले ही दूसरे प्रदेश का हो, लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ के शासन का यही जिम्मेदारी होती है कि जो भी बाहर के लोग हों उन्हें खाने पीने के लिए व्यवस्था करें, उनको रहने के लिए व्यवस्था करें। लेकिन खासतौर पे यहाँ के जो मजदूर हैं उनका खासतौर पे कहना है क्योंकि घर में जल्द जाना है, क्योंकि ये जहाँ रुके हैं ये सिर्फ कमाई, ये सिर्फ घर का ही जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर घर में नहीं पहुँच पाएंगे तो घर में जो लोग वहाँ है वो तमाम उनके तमाम जो मुश्किलें बढ़ गई है। इसलिए सरकार से भी अपील कर रहा है कि जितनी जल्द हो सके इनकी मेडिकल चेकअप करके इन्हें राजस्थान भेज दिया जाए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगा कि लॉकडाउन कब तक चलेगी और सरकार और अगला कदम क्या लेंगे। जगदलपुर के झरनीगुड़ा डैम में एक 8 वर्षीय बालक के डूब जाने से लेकर बालक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। पुलिस और गोताखोर की टीम लगातार उस इलाके में जहां घटना हुई है वहां पर तलाश कर रही है बच्चे की, लेकिन अब तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को जगमोहन नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 8 साल की है, कल्चा ग्राम का रहने वाला है, अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने के लिए गया हुआ था। उसके साथ 2 और दोस्त थे। जो 2 दोस्त गए थे वो कपड़ा धो रहे थे डैम के किनारे, और जो कि जगमोहन था वो गहरे पानी में तैरने के लिए चला गया। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और गहरे पानी में चला गया। बचाने की वो चीख पुकार करने लगा। जो उसके दोस्त थे वो मदद करने की कोशिश करते, लेकिन वे असफल रहे और जब जगमोहन डूब गया तो उसके बाद तत्काल बच्चों ने उनके परिजन को जाकर के सूचना दी। परिजन हड़बड़ाए हुए तुरंत नगरनार थाने पहुंचे और नगरनार थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर तत्काल गोताखोर की टीम और नगरनार की पुलिस वहां पर पहुंची। खोजबीन का काम शुरू हुआ, लेकिन ये काम लगातार जारी रहा। बच्चे का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। इसके बाद कल भी खोजबीन का क्रम जो है वो लगातार गोताखोर करते रहे, लेकिन देर शाम को मौसम खराब होने के बाद से जो खोजबीन की कार्यवाही है वो रोक दी गई। उसके बाद आज सुबह से फिर भी गोताखोर जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया है। उधर एएसपी संजय महादेवा के मुताबिक अब ये माना जा रहा है कि बच्चे की मौत हो चुकी होगी, और चूंकि डैम के गेट नीचे तक हैं इसलिए माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चा डैम के नीचे गेट में फंस करके कहीं आगे निकल गया होगा या फिर फंसा होगा।
लगातार 8 सदस्यीय गोताखोर की टीम उस इलाके में सर्च कर रही है। आसपास के ग्रामीणों में मुनादी भी करवाई गई है, लेकिन अब तक बालक का पता नहीं चला है। उस वजह से जो बालक के परिजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लगातार पुलिस की कोशिश है कि उस इलाके से बच्चों को खोजा जा सके। हम आपको बता दें कि ये वो इलाका है जो कि डेंजर रूट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में पिछले 2 साल के दौरान कुछ 4 इसी तरह की घटनाएं हुई जिसमें बच्चों की डेथ हुई थी। ऐसे में वो डेंजर पॉइंट तो है, लेकिन अब तक इस बारे में न तो प्रशासन ने और ना ही पुलिस ने ऐसे कोई कदम उठाए जिसमें ये इशारा किया जा सके कि ये डेंजर जोन है और यहाँ पर नहाना खतरनाक है। और यही वजह है कि एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है।